बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 21 जिसका शीर्षक है पद परिचय के विषय में जानेंगे। जिस प्रकार हमें जानने के लिए या हम किसी अन्य व्यक्ति को जानने के लिए उसका परिचय पूछते हैं, उसी प्रकार किसी वाक्य को समझने के लिए उसका पद परिचय जानना आवश्यक है। यदि कोई हमसे पूछे आपका परिचय क्या है, तो हम अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपनी शैक्षिक योग्यता, अपना रहने का स्थान आदि बताते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी वाक्य को जानना चाहते हैं तो उसका पद परिचय लेते हैं। पद और शब्द में अंतर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं, परंतु पद वाक्य का अभिन्न अंग होते हैं। जब किसी शब्द को किसी वाक्य में बांध दिया जाता है, किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वही शब्द वाक्य का पद कहलाता है। इस प्रकार पदों का परिचय हम ज्ञात करते हैं। तो आइए जानते हैं पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। पहले विकारी पदों का पद परिचय। विकारी मतलब होता है परिवर्तनशील, विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सके उनका पद परिचय कह देंगे। तो संज्ञा शब्दों का परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए संज्ञा शब्द का पद परिचय निम्न प्रकार से दिया जाता है। पद परिचय देने से पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि संज्ञा कितने भेद की होती है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये संज्ञा के भेद हैं। इन संज्ञा के भेदों को आपको याद होने चाहिए, तभी आप किसी वाक्य के संज्ञा का पद परिचय दे सकते हैं। पद परिचय देते समय ध्यान देने योग्य बातें। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पर यदि वही प्रकार कर रहा है जो उसके वर्ग में आने वाले अन्य संज्ञा शब्द कर रहे हैं, तो उसका नाम तय करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे सोना द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है और निम्नलिखित वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे सोना बहुत महंगा है, तो यहाँ पे जो सोना है वह सोना तो द्रव्यवाचक हो सकता है, लेकिन इस वाक्य में सोना शब्द द्रव्यवाचक न होकर जातिवाचक के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि जब हम बाजार में जाएंगे सोना लेने, तो सोना कई प्रकार का होता है। 18 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। शुद्धता के आधार पर सोने के कई प्रकार हैं। तो हम सोना लेने बाजार में जाएंगे तो हमसे दुकानदार यही पूछेगा कितने कैरेट का। इसका मतलब है सोना द्रव्यवाचक तो है, परंतु इस वाक्य में सोना जो है वह जातिवाचक का काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सोना जातिवाचक हुआ। किंतु निम्नलिखित वाक्य में सोना पद विशेषण। अब देखिए, अब कहीं कहीं सोना जो शब्द है संज्ञा शब्द तो है, लेकिन यह विशेषण का काम कहाँ करेगा? देखिए, मैंने सोने की अंगूठी बनवाई। अब यहाँ सोने की देखिए क्या है, सोना संज्ञा तो है, लेकिन यहाँ संज्ञा के साथ साथ क्या हो रहा है? अंगूठी शब्द यहाँ संज्ञा है और संज्ञा के ठीक पहले आया है सोना। तो अंगूठी की विशेषता बता रहा है कि यह सोने की है। तो यहाँ जो सोना शब्द है यह विशेषता बता रहा है संज्ञा शब्द की, तो यहाँ पे सोना विशेषण कहलाएगा। ठीक, विशेषण को पहचानने का यही तरीका है कि वह संज्ञा सर्वनाम शब्द के ठीक पहले या बाद में लगा रहता है। जब संज्ञा या नाम विशेषता बताने का कार्य करे तो उसे नाम विशेषण कहते हैं। ठीक, तो ये नामिक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह विभीषण, जयचंद, सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा पद हैं, क्योंकि यह किसी व्यक्तियों के नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा पद है, परंतु प्रकार मतलब इनका जो कार्य है वह बदल जाने पर यह जातिवाचक में बदल जाते हैं। उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो। अब देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति ने किसी अंधे व्यक्ति को देखा, क्योंकि सूरदास को माना जाता है कि वो जन्मांध अंधे थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। तो यहाँ किसी अंधे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो।
तो यहाँ सूरदास के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि सूरदास जी के गुण या अवगुण का बोध कराया जा रहा है। इसलिए जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के किसी गुण का बोध हो तब वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो यहाँ सूरदास जातिवाचक संज्ञा होगा। इस वाक्य में सूरदास शब्द अंधे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह कुछ जातिवाचक कभी कभी व्यक्तिवाचक में बदल जाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी तो सभी नेताओं को कहते हैं नेताजी, परंतु यहाँ एक विशेष नेताजी के बारे में बात की जा रही है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसलिए नेताजी जातिवाचक न होकर सुभाष चंद्र बोस का स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक का काम करेगा। ठीक, इसी तरह से भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जो भाववाचक अच्छाई बुराई ये सारी जो संज्ञाएं हैं, जब यह बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो ये जातियों में बदल जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। जैसे बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, पर हम वाक्य लिखें यदि हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है तो बुराइयों जो शब्द है वह जाति हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अनेक बुराइयां आएंगी। ठीक, इसके बाद देखिए संज्ञा पद का पद परिचय देते समय तीनों व्याकरण कोटि लिंग वचन और कारक भी लिखते हैं। अब देखिए कैसे। पहला वाक्य है, करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। पहला काम आपका है, संज्ञा पद का यदि आप परिचय दे रहे हैं, सबसे पहले आप इसमें संज्ञा पद ढूंढिए। करीम संज्ञा शब्द है, बहन संज्ञा शब्द है, मिठाई संज्ञा शब्द है। ठीक, अब हम करीम का पद परिचय देंगे। करीम एक व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है, एक खास व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसलिए पहले तो संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद करीम का लिंग लिखेंगे तो लिंग इसका पुल्लिंग है। उसके बाद करीम एक वचन है कि दो वचन है, तो एक वचन है तो एक वचन लिखेंगे। अब देखिए, अब कारक लिखेंगे। कारक किस प्रकार से लिखते हैं, करीम के बाद देखिए कौन सी विभक्ति लगी है, ने लगी है, तो ने विभक्ति किस में आती है, कर्ता कारक में, तो यह कर्ता कारक हो जाएगा। और क्योंकि करीम जो है खरीदना क्रिया के लिए कर्ता का काम कर रहा है, क्योंकि करीम ने मिठाई खरीदी थी, इसलिए क्रिया का यह कर्ता कहलाएगा। अब बहन देखिए, बहन जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा के बाद ये स्त्रीलिंग है, उसके बाद एक वचन है। अब बहन के बगल में देखेंगे तो के लिए लगा है। के लिए जो कारक है वह संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा और कर्म इसका गौण है। मिठाई देखिए, मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई कई तरह की होती है, तो जातिवाचक संज्ञा हुई। स्त्रीलिंग है, क्योंकि देखिए मिठाई खरीदी, अगर यह पुल्लिंग होता तो खरीदा लिखा होता, लेकिन यह खरीदी लिखी है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग है। एक वचन है, कर्म कारक में है, क्योंकि देखिए कर्म कारक है। क्यों, जब हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे क्या खरीदी, तो उत्तर आएगा मिठाई, तो यह मिठाई कर्म है। ठीक, मुख्य कर्म का प्रकार है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, वह तो विभीषण है, अपने भाई को ही धोखा दे रहा। तो यहाँ विभीषण एक संज्ञा शब्द है, दूसरा भाई है। दूसरा भाई है। अब विभीषण का हम निकालेंगे तो पहले कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कह रहा कि वह तो विभीषण है, अपने भाई को धोखा दे रहा है, क्योंकि यहाँ विभीषण के गुण का बोध हुआ है, स्वयं विभीषण का बोध नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जब गुण का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लिंग पुल्लिंग है विभीषण का, एक वचन है, कर्म कारक है। ठीक, और पूरक का प्रकार है। भाई देखिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और कर्म का गौण प्रकार है। तो इस प्रकार से संज्ञा पद का पद परिचय देते हैं। सर्वनाम पदों का पद परिचय किस प्रकार से देंगे, देखिए पहले तो सर्वनाम के आपको भेद पता होने चाहिए। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। जिनमें से पुरुषवाचक के 3 कोटि होती हैं। उत्तम पुरुष मतलब अपने बारे में जब बात करेंगे तो उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष जब सामने वाला, जब जिससे हम बात कर रहे हैं वह सामने हमारे उपस्थित हो, उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने उपस्थित न हो, उसके लिए अन्य पुरुष कहेंगे। तो इसमें जब हम सर्वनाम के पद परिचय देंगे तो उसमें पूरा लिखेंगे। यदि पुरुषवाचक आया तो उसमें लिखना पड़ेगा कि उत्तम पुरुष है, कि मध्यम पुरुष है, कि अन्य पुरुष है। ठीक, आगे देखिए। अब इसका पद परिचय देते समय क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, सर्वनाम की यह विशेषता है कि वह केवल वचन के अनुसार बदलते हैं। अतः यह सूचना दे कि सर्वनाम एक वचन के रूप में है या बहुवचन के रूप में। ठीक, जो सर्वनाम है संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलते, अतः सर्वनाम का लिंग नहीं होता। ठीक, तो यहाँ सर्वनाम का हमें लिंग नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कि यह एक वचन है या बहुवचन है, यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक, तो लिंग इसमें नहीं लिखते हम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 2 चीज़ें हैं। कोई जो है संख्या का बोध कराएगा और कुछ जो है मात्रा का बोध कराएगा। इसलिए कोई अनिश्चयवाचक कहलाएगा और कुछ अनिश्चयवाचक परिणामवाची सर्वनाम कहलाएगा, और कोई जो है संख्यावाची। आगे देखिए। आपने मुझको बुलाया था इसीलिए मैं आया। अब देखिए, सर्वनाम इसमें हमको खोजना है। पहला सर्वनाम है आपने, दूसरा है मुझको, तीसरा है मैं। अब हम आप सर्वनाम का पद परिचय देंगे। पहली बात तो आप किसी व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त हो रहा है, जो वक्ता जो बोलने वाला है वो किसी व्यक्ति से बोल रहा है, तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम होगा, क्योंकि वह व्यक्ति जिससे बात कर रहा है, आप जिसके लिए आप प्रयुक्त किया है, सम्मानजनक शब्द है आप, तो आप जिसके लिए प्रयुक्त किया है वह उस व्यक्ति के सामने ही खड़ा है, तो यहाँ मध्यम पुरुष होगा। अब देखिए, इसका लिंग नहीं लिखना है, इसमें वचन लिखना है। तो वचन एक वचन होगा, एक व्यक्ति से कह रहा है। और कर्ता कारक में बुलाना क्रिया के कर्ता का प्रकार है, क्योंकि यहाँ आपके साथ ने विभक्ति लगी है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक है। अब देखिए, मुझको, मुझ और को विभक्ति लगी है, को विभक्ति लगी है। मुझको कोई पुरुष है, उसकी बात हो रही है तो पुरुषवाचक हुआ। और मुझे, तो यह उत्तम पुरुष हुआ, क्योंकि मेरे बारे में, खुद वक्ता के बारे में बात हो रही है। एक वचन है, लिंग लिखना नहीं है, कर्म कारक में है, क्योंकि कर्म में ही को लगता है, कोई विभक्ति लगती, इसलिए कर्म कारक है। मैं देखिए पुरुषवाचक है, अपने बारे में बात कर रहा है तो उत्तम है, एक वचन है, कर्ता कारक में है। ठीक, तो इस प्रकार से सर्वनाम के पद परिचय दिए जाते हैं। विशेषण पदों का पद परिचय देते समय ध्यान देने योग्य बातें। विशेषण पदों का पद परिचय किस प्रकार से देंगे, देखिए। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, जैसे लाल गुलाब में लाल विशेषण है, साड़ी सुंदर में सुंदर विशेषण है, बच्चा बीमार में बीमार विशेषण है, लड़की ईमानदार में ईमानदार विशेषण है। वाक्य में विशेषण पद संज्ञा पदबंध का हिस्सा होते हैं, अतः विशेषण के लिंग, वचन, पद, उसके जो विशेषण की विशेषता है उसके लिंग का भी हम ध्यान देंगे, लिंग को भी लिखेंगे जब हम पद परिचय देंगे। तो देखिए, कुछ विशेषण नामिक विशेषण होते हैं, जो संज्ञा शब्द जब विशेषण का काम करते हैं उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं, तो उनको हमें लिखना पड़ेगा। विशेषण का पद परिचय देखिए, छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पी लिया। अब यहाँ देखिए, विशेषण को पहचानने का तरीका है, आप संज्ञा शब्द खोजिए। बच्चे संज्ञा शब्द है, दूध संज्ञा शब्द है। अब इसके ठीक पहले देखिए, क्या कोई विशेषता बताई गई है, तो यहाँ छोटे शब्द जो है बच्चों की विशेषता बता रहा है, 1 लीटर दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण हुआ। अब छोटे शब्द का हम पद परिचय देंगे। तो बच्चा छोटा है तो वह उसका गुण है, गुण वाचक विशेषण के अंतर्गत गुण दोष सभी आते हैं।
तो छोटा जो है गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। लिंग जो है पुल्लिंग है क्योंकि बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। एक वचन है बच्चा, किसी एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा विशेष्य के गुण को बता रहा है। ठीक, 1 लीटर जो है, 1 लीटर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जब हम गिन ना पाएँ, केवल उसे तौल कर लाएं, जिन वस्तुओं को तौला जाए उन्हें परिमाणवाचक कहेंगे। तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हुआ। दूध जो है उभयलिंगी है, 1 लीटर उभयलिंगी है। 1 लीटर जो शब्द है उसका लिंग उभयलिंगी है। एक वचन है, दूध विशेष्य की मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखिए, तीनों मेहमान गाजर का हलवा लेकर आए थे। यहाँ मेहमान संज्ञा शब्द है, हलवा संज्ञा शब्द है और इसके ठीक पहले विशेषण आए हुए हैं। तो तीनों की जब हम पद परिचय देंगे तो संख्यावाचक विशेषण है, तीनों 3 संख्या का बोध करा रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है, मेहमान विशेष्य की संख्या का बोध करा रहा है। जो मेहमान है जिसके बारे में बात की जा रही है वाक्य में, उनकी संख्या का बोध करा रहा है। गाजर जो है एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द होने के कारण जब यह विशेषता बताएगा तो इसे नामिक विशेषण कहेंगे। ठीक, यह पुल्लिंग है, एक वचन है और हलवा विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से विशेषण का पद परिचय देंगे। क्रियाओं का पद परिचय। क्रियापद का पद परिचय देते समय आपको यह पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है, कौन सी क्रिया संयुक्त है, सामासिक है, नामिक है, मिश्र है, प्रेरणार्थक है, व्युत्पन्न है या कर्मक। सबसे पहले आप क्रिया के भेद जान लीजिए। यदि क्रिया घटित है तो उसके काल और पक्ष की सूचना भी देनी पड़ती है। यदि क्रिया घटित नहीं है तो उसकी केवल वृत्ति की सूचना देनी है, वाच्य की सूचना देनी है, प्रयोग की सूचना देनी है। देखिए, जैसे सब लोग घर गए, तो यहाँ गए जो है क्रिया है। अब गए का पद परिचय देंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है। तो क्रिया से हम प्रश्न पूछेंगे, क्या, किसे, किससे। अगर उत्तर आता है, उत्तर संभावित आता है तो वह सकर्मक कहलाएगी। अगर उत्तर नहीं आता है तो वह अकर्मक कहलाएगी। अब हम प्रश्न पूछेंगे, क्या गए, किसे गए, किसके गए, तो उत्तर नहीं आएगा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब देखेंगे हम क्रिया किस काल में हो रही है। तो सब लोग घर गए हैं, अर्थात सब लोग घर पहुंच गए हैं। तो यहाँ क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है तो भूतकाल होगा, और जो क्रिया है वह पूरी हो चुकी है इसलिए पूर्णकालिक पक्ष होगा। जो क्रिया जो है पूरी हो गई इसलिए पूर्णकालिक पक्ष होगा। ये कर्तृवाच्य है। ठीक, और यहाँ कर्तरी प्रयोग किया गया है। लड़कियां काम कर रही हैं, यहाँ कर रही हैं क्रिया है। अब इस क्रिया के हम बताएंगे कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो प्रश्न पूछेंगे, क्या कर रही हैं, तो उत्तर आएगा काम कर रही हैं, इसलिए सकर्मक कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, अभी जो क्रिया है वह बंद नहीं हुई है, चल रही है, इसलिए वर्तमान काल का क्रिया कहलाएगी। क्योंकि अभी ये क्रिया चलती है, लगातार चल रही है, इसलिए सातत्य बोधक पक्ष के अंतर्गत आएगी और कर्तृवाच्य है। ठीक, इसके बाद देखिए, सब लोग वापस आ गए। आ गए थे क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, भूतकाल है क्योंकि आने की क्रिया हो चुकी है, पूर्ण पक्ष है क्योंकि वह आ चुके हैं, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, कर्तृवाच्य है। ठीक, इसके आगे देखिए, अब हम पद परिचय देंगे अविकारी शब्दों का। अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन न हो सके। कोई भी लिंग, कोई भी वचन, कोई भी कारक हो, उन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी निपात कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए, चूंकि इस वर्ग में के शब्द व्यवहारिक कोटियों से विकृत नहीं होते, अर्थात बदलते नहीं हैं, जैसे कि हैं वैसे बने रहते हैं,
तो इनका पद परिचय इस प्रकार से दिया जाता है। पहला है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का अर्थ है जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आप जल्दी से छत पर पहुंचिए, यह क्रिया है पहुंचना, और पहुंचने की जो विशेषता बता रहा है वह जल्दी से है और छत पर है। दो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ दो क्रिया विशेषण हुए। जल्दी से पहले हम इसका पद परिचय देंगे। तो जल्दी से जो है मूल क्रिया विशेषण है, ठीक, क्योंकि जो क्रिया है, जो पहुंचने की क्रिया है, जब वह जल्दी जल्दी चलेगा तभी तो छत पे पहुंचेगा, मतलब छत पर अंत में पहुंचेगा, पहले वह जल्दी जल्दी चलेगा। तो इसलिए जल्दी जो है मूल क्रिया विशेषण है। जल्दी जो है रीति है, उसका जो विधि है, छत पर पहुंचने की एक विधि है, इसलिए रीतिवाची कहलाएगा क्रिया विशेषण। पहुंचना क्रिया की रीति का विशेषता बताता है, ठीक। छत पर देखिए प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण है, क्योंकि छत पर अंत में पहुंचेगा जब वह जल्दी जल्दी चलेगा, तो यह प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण हुआ। छत एक स्थान है तो स्थानवाची हुआ, और पहुंचना क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को बताता है। उसी तरह देखिए, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करो। तो यहाँ 2 घंटे और यहीं, 2 घंटे और यहीं दोनों जो शब्द हैं वह क्रियाओं का विशेषता बताते हैं, तो क्रिया विशेषण हुए। अब 2 घंटे का हम पद परिचय दें। प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण है 2 घंटे बाद, ठीक। कालवाची है क्योंकि समय का बोध करा रहा है, और जो क्रिया आना है उसकी विशेषता को बता रहा है। यही जो है यह मूल क्रिया विशेषण है, क्योंकि जब उसने कहा कि 2 घंटे बाद आता हूँ, तुम यहीं रुको, इंतज़ार करो, तो जो सबसे पहले क्रिया हुई वो यहीं रुकने की हुई, वह वहीं रुक गया, लेकिन वह चला गया। अब जब वह आएगा तब उसके साथ जाएगा। तो सबसे पहला जो मूल क्रिया विशेषण है वह यहीं है। यहीं एक स्थान है, इसलिए स्थानवाची होगा। इंतज़ार करना है इसका अर्थ, और क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को बताता है। संबंध बोधक पदों का पद परिचय। संबंध बोधक का होता है जो संज्ञा का संबंध बताए अन्य संज्ञा से। संबंध बोधक का यही काम होता है जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जोड़ने का काम करे। जैसे रसोई के अंदर बिल्ली है, यहाँ रसोई को बिल्ली से जोड़ने के लिए के अंदर संबंध बोधक पद का प्रयोग किया गया है। देखिए के अंदर का हम पद परिचय किस प्रकार से देंगे। इसमें केवल हमको लिखना है संबंध बोधक अव्यय, संबंध स्थापित कर रहा है, और रसोई तथा बिल्ली की संज्ञाओं के मध्य स्थापित कर रहा है। उसी तरह मेरे घर के पास मंदिर है, घर और मंदिर के मध्य में के पास जो है यह संबंध स्थापित कर रहा है, तो यह संबंध बोधक अव्यय हुआ, और घर तथा मंदिर संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक प्रायः 2 पदों या पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। 2 उपवाक्यों या 2 पदों या 2 पदबंधों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक। जैसे कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी, तो यहाँ देखिए राम और श्याम दोनों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया है। तो और जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा, जो 2 संज्ञा पदों राम और श्याम को जोड़ने का काम करता है। पढ़ो मगर ध्यान से। अब देखिए एक क्रिया को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखिए मगर जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और 2 समानाधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसा लगा मानो आंधी आने वाली है। एक उपवाक्य ऐसा लगा, दूसरा उपवाक्य आंधी आने वाली है, और इन दोनों को जोड़ता है मानो। तो यह मानो जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक। तो यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय है व्याधिकरण, और संभावना व्यक्त कर रहा है।
अब देखिए विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, घृणा, हर्ष, तकलीफ, दुख, और इसके इन शब्दों के बाद एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों का जब पद परिचय देंगे तो क्या सावधानी बरतनी है हमको? जैसे अरे भारत ने अपना यान मंगल ग्रह पर उतार दिया। अब इसमें हमें विस्मयादिबोधक का पद परिचय देना है, तो इसमें देंगे विस्मयादिबोधक अव्यय है, क्योंकि यह आश्चर्य का भाव दे रहा है और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा है। और यहाँ हम लिख देंगे किस प्रकार का भाव यह देता है। वाह क्या बढ़िया भोजन बनाया है। अब देखिए वाह यहाँ विस्मयादिबोधक अव्यय है और यहाँ हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, तो भाव भी हम लिखेंगे। इसके बाद है निपात अव्ययों का पद परिचय। जो निपात होता है, निपात का अर्थ होता है दबाव देना। जब किसी कार्य पर दबाव दिया जाता है तो वहाँ निपात का प्रयोग होता है। जैसे अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा। देखिए अभी वाक्य ऐसे लिखा होता अब तो पिताजी को जाना पड़ेगा, तो शायद पिताजी न जाते, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा। तो ही एक ऐसा शब्द है जो इस वाक्य पर दबाव दे रहा है, पिताजी को जाने के लिए दबाव दे रहा है, इसलिए ही एक निपात हुआ। तो इसका पद परिचय देंगे ही निपात है और पिताजी संज्ञा पद पर बल देने का प्रकार है। तो इस प्रकार से पद परिचय का आप अभ्यास कार्य करिएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछिए।